अंग्रेजों के राज में चरवाहों की जिंदगी रेत पर चलने जैसी थी। सोचो, एक ऐसी जिंदगी जो कुदरत के साथ साथ चले। लेकिन अंग्रेजों के आने से उनकी जिंदगी की बुनियाद ही हिल गई। जो चरवाहे कभी आजादी से घूमते थे, अब उन्हें बंदिशों और शक की नजरों से देखा जाने लगा। उनकी कहानी मुश्किलों के बावजूद हार न मानने की कहानी है। एक विशाल हरे रंग के चादर की कल्पना करो, जो आंखों तक फैली हुई है। यह वह परिदृश्य था जिसे चरवाहे घर के रूप में जानते थे। लेकिन औपनिवेशिक युग ने इस चादर को सिकोड़ना शुरू कर दिया। अंग्रेज भूमि के लिए अपनी अतृप्त भूख के साथ इन चरागाहों को शोषण के लिए परिपक्व देखते थे। उन्होंने भूमि के विशाल भूभाग को सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया। इन भूमि को नीलाम कर दिया गया या नकदी फसलों के लिए बागानों में बदल दिया गया। चरवाहे अपनी ही पैतृक भूमि पर अतिक्रमणकारी माने जाने लगे। अंग्रेजों ने भारत को कृषि विस्तार के लिए एक परिपक्व भूमि के रूप में देखा। उनका मानना था कि चराई भूमि को खेत में बदलना राजस्व बढ़ाने और भारतीय अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण की कुंजी है। इस विश्वास ने घटनाओं की एक श्रृंखला को गति दी, जिसने चरवाहों के जीवन को काफी हद तक बदल दिया। चरागाह भूमि के विशाल हिस्से, जो कभी भेड़ और बकरियों की आवाज से गूंजते थे, कपास, गेहूं और नील के खेतों के लिए रास्ता बनाने के लिए जोत दिए गए। इस जबरन परिवर्तन का चरवाहों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा। उनके पारंपरिक चरागाह गायब होते जा रहे थे। उनकी जगह ऐसी फसलों ने ले ली जो उनके झुंडों को कोई भरण पोषण नहीं देती थीं। अंग्रेज लाभ की अपनी खोज में चरवाहों और भूमि के बीच मौजूद नाजुक संतुलन को समझने में विफल रहे। उन्होंने चराई को भूमि का एक अनुत्पादक उपयोग माना, इसके पारिस्थितिक महत्व और सदियों से चली आ रही जीवन शैली को बनाए रखने में इसकी भूमिका की अनदेखी की। जंगल, जो कभी चरवाहों और उनके झुंडों के लिए जीविका और आश्रय का स्रोत थे, एक और युद्ध का मैदान बन गए। अंग्रेज जंगलों को मुख्य रूप से लकड़ी के स्रोत के रूप में देखते हुए सख्त वन कानून बनाए गए, जिससे इन महत्वपूर्ण संसाधनों तक पहुंच अत्यधिक प्रतिबंधित हो गई। चरवाहों को अब अपने जानवरों को निर्दिष्ट वन क्षेत्रों के भीतर चराने के लिए परमिट प्राप्त करने की आवश्यकता थी, अक्सर अत्यधिक शुल्क के लिए जो वे वहन नहीं कर सकते थे। ये कानून संरक्षण के नाम पर बनाए गए, अक्सर चरवाहों और उनके झुंडों को विस्थापित करने के साधन के रूप में कार्य करते थे। पारंपरिक प्रथाएं जैसे जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करना, औषधीय जड़ी बूटियां इकट्ठा करना या तूफान के दौरान अस्थायी आश्रय लेना, जिसे कभी अधिकार माना जाता था, अब अपराधीकरण किया गया था। चरवाहे, जो पीढ़ियों से जंगल के साथ सामंजस्य बिठाकर रहते थे, अब उनके अस्तित्व के लिए खतरा माने जाने लगे थे। उनकी गतिविधियों को प्रतिबंधित कर दिया गया था। उनकी आजीविका को खतरा था। जंगल के साथ उनके रिश्ते को सहजीवन से संदेह में बदल दिया गया था। भाग 5, संदेह का बोझ, औपनिवेशिक अविश्वास और आपराधिक जनजाति अधिनियम। औपनिवेशिक शासन अपने साथ चरवाहों सहित खानाबदोश समुदायों के प्रति अविश्वास की गहरी भावना लेकर आया। अंग्रेज अपनी बसी हुई जिंदगी और खेती की धारणाओं के साथ पशुचारण की तरलता को समझने के लिए संघर्ष करते थे। उन्होंने चरवाहों की निरंतर आवाजाही को संदेह की दृष्टि से देखा, उन्हें आवारा और संभावित अपराधी करार दिया। इस पूर्वाग्रह को 1871 के आपराधिक जनजाति अधिनियम में अपनी सबसे प्रबल अभिव्यक्ति मिली। इस कठोर कानून ने चरवाहों और अन्य खानाबदोश समूहों के पूरे समुदायों को जन्म से ही आपराधिक जनजातियों के रूप में चिह्नित किया। वे निरंतर निगरानी, जबरन पंजीकरण और उनके आंदोलन पर प्रतिबंध के अधीन थे। चरवाहा होने का कार्य औपनिवेशिक प्रशासन की नजर में अपराध का पर्याय बन गया। इस अन्यायपूर्ण कानून ने देहाती समुदायों के जीवन पर एक लंबी छाया डाली, जिससे उन्हें उत्पीड़न, भेदभाव और उनके बुनियादी अधिकारों के लिए निरंतर संघर्ष का सामना करना पड़ा। भाग 6, भेड़ों की गिनती और झुंडों पर कर लगाना, आर्थिक तंगी। जैसे कि चराई भूमि का नुकसान और उनके आंदोलन पर प्रतिबंध पर्याप्त नहीं थे, औपनिवेशिक प्रशासन ने चरवाहों पर एक नया बोझ डाला, कर। एक चरवाहे के झुंड में हर भेड़, हर बकरी, हर जानवर को गिना जाता था और उस पर कर लगाया जाता था। ये कर अक्सर अत्यधिक और कम पारदर्शिता के साथ एकत्र किए जाते थे। ने पहले से ही गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रहे चरवाहों पर भारी वित्तीय दबाव डाला। औपनिवेशिक प्रशासन पशुधन को राजस्व के आसानी से उपलब्ध स्रोत के रूप में देखता था।
उन्होंने जानवरों की गिनती और उन पर कर लगाने के लिए विस्तृत प्रणालियां लागू कीं, जो अक्सर भ्रष्ट स्थानीय अधिकारियों पर निर्भर करती थीं, जिन्होंने व्यक्तिगत लाभ के लिए चरवाहों का शोषण किया। इस अथक आर्थिक दबाव ने कई चरवाहों को अपने करों का भुगतान करने के लिए अपने जानवरों को बाजार मूल्य से कम पर बेचने के लिए मजबूर कर दिया। एक बार गर्व करने वाले झुंड उनकी आजीविका की रीढ़ की हड्डी कम होते जा रहे थे, जिससे कई चरवाहे कर्ज और गरीबी के चक्र में धकेल दिए गए। भाग 7, उजड़ा हुआ जीवन, चरवाहों पर समग्र प्रभाव। चरवाहों पर औपनिवेशिक नीतियों का संचयी प्रभाव विनाशकारी था। चराई भूमि के नुकसान ने प्रतिबंधात्मक वन कानूनों और कराधान के बोझ के साथ उनके पारंपरिक जीवन के तरीके को पंगु बना दिया। कई चरवाहे अपने झुंडों को बनाए रखने में असमर्थ अपने पैतृक पेशे को छोड़ने और वैकल्पिक आजीविका की तलाश करने के लिए मजबूर हो गए। परिवार उजड़ गए, भूमि से उनका गहरा संबंध टूट गया, क्योंकि वे काम की तलाश में शहरी केंद्रों की ओर पलायन कर गए। देहाती समुदायों का सामाजिक ताना बाना, जो कभी साझा संसाधनों और परंपराओं के इर्द गिर्द कसकर बुना जाता था, भंग होने लगा। एक बार गर्व और स्वतंत्र चरवाहे, जो पीढ़ियों से स्वतंत्र रूप से घूमते थे, निर्भरता और गरीबी की स्थिति में सिमट कर रह गए। औपनिवेशिक युग लाभ की अपनी अथक खोज और जीवन के पारंपरिक तरीकों के प्रति उपेक्षा के साथ चरवाहों के जीवन पर एक अमिट छाप छोड़ गया था, एक ऐसा निशान जो आज भी गूंजता है। भाग 8, चरवाहों का लचीलापन, अनुकूलन और उत्तरजीविता। कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद चरवाहे आसानी से हार मानने वाले समुदाय नहीं थे। उन्होंने प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए उल्लेखनीय लचीलापन और अनुकूलन क्षमता का प्रदर्शन किया। कुछ चरवाहों ने अपने झुंडों के आकार को कम करके मात्रा के बजाय गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करके अनुकूलित किया। उन्होंने कठोर जानवरों को पालना शुरू कर दिया, जो सिकुड़ते चरागाहों पर जीवित रह सकते थे और कठोर परिस्थितियों का सामना कर सकते थे। अन्य लोगों ने आय के पूरक स्रोतों की ओर रुख किया। पशुपालन के अपने पारंपरिक ज्ञान को नए कौशल के साथ जोड़ा। वे कुशल बुनकर बन गए, अपनी भेड़ों के ऊन का उपयोग करके जटिल कालीन और कंबल बनाने लगे। कुछ ने डेयरी फार्मिंग की ओर रुख किया, स्थानीय बाजारों में दूध और दही बेचा। नवाचार और अनुकूलन की यह भावना, प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने के लिए नए तरीके खोजने की यह क्षमता, चरवाहों के संघर्ष की एक परिभाषित विशेषता बन गई। भाग 9, सीमाओं के पार, परिवर्तन की एक वैश्विक घटना। औपनिवेशिक शासन के तहत भारतीय चरवाहों द्वारा जिन चुनौतियों का सामना किया गया, वे अद्वितीय नहीं थीं। दुनिया भर में उत्तरी अमेरिका के मैदानों से लेकर मध्य एशिया के मैदानों तक देहाती समुदाय परिवर्तन की समान ताकतों से जूझ रहे थे। भूमि और संसाधनों की प्यास से प्रेरित औपनिवेशिक विस्तार ने पारंपरिक चराई पैटर्न को बाधित किया और दुनिया भर में खानाबदोश आबादी को विस्थापित किया। उत्तरी अमेरिका में रेल मार्ग के विस्तार और मूल अमेरिकी भूमि पर श्वेत बसने वालों के अतिक्रमण ने भैंसों के झुंड को नष्ट कर दिया, जो स्वदेशी जनजातियों की जीवनदायिनी थी। ऑस्ट्रेलिया में यूरोपीय उपनिवेशवादियों द्वारा भेड़ पालन की शुरुआत के कारण आदिवासी समुदायों को उनकी पैतृक भूमि से बेदखल कर दिया गया। इसलिए भारतीय चरवाहों की कहानी औपनिवेशिक मुठभेड़ के एक बड़े आख्यान का हिस्सा है, एक ऐसी कहानी जो देहाती समाजों पर उपनिवेशवाद के वैश्विक प्रभाव को उजागर करती है। भाग 10, अतीत की गूंज, भविष्य के लिए सबक। औपनिवेशिक शासन के तहत चरवाहों की कहानी अनियंत्रित शोषण की मानवीय कीमत और पारंपरिक ज्ञान और स्थायी प्रथाओं के संरक्षण के महत्व की एक स्पष्ट याद दिलाती है। आज भी जब हम जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय क्षरण की चुनौतियों से जूझ रहे हैं, देहाती परंपराओं के भीतर निहित ज्ञान प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर रहने में बहुमूल्य सबक प्रदान करता है। उनके संघर्षों के ऐतिहासिक संदर्भ को समझने से हमें देहाती समुदायों के लचीलेपन और उनके अधिकारों और आजीविका की रक्षा की आवश्यकता की सराहना करने में मदद मिलती है। उनकी कहानी मनुष्य और प्रकृति के बीच स्थायी बंधन का प्रमाण है, एक ऐसा बंधन जो पीढ़ियों को पार करता है और हमारी दुनिया को आकार देता रहता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, अतीत के सबक को याद रखना और ऐसे भविष्य के निर्माण की दिशा में काम करना महत्वपूर्ण है, जहां पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक प्रथाएं सह अस्तित्व में हों, सभी के लिए एक स्थायी और न्याय संगत दुनिया सुनिश्चित हो। अभी के लिए ये वीडियो हम यही खत्म करते हैं और आगे चैप्टर समझने के लिए हमारी अगली वीडियो देखिए। और अगर आपको कोई अध्याय समझ में आया तो कमेंट करें। ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।